Hello students, in this sessions we are going to learn about P block, unit 7, class 12 chemistry, and in this sessions we are going to learn about chemical properties, Drago rule and other concepts related to it. And in the lecture 1 we have learned about inert pair effect, oxidation number and general properties of the group 15 elements. So let's begin our sessions with the chemical properties of group 15. So chemical properties of group 15. First important topic we have to learn about reaction with hydrogen. तो ये ग्रुप 15 एलिमेंट जिसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या करेगा, ई कंबाइन करेगा हाइड्रोजन से और फाइनली ये बनाएगा EH3 जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड्स. ठीक है, तो EH3 बनाएगा. तो EH3 में हम लोग क्या था, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी. तो ये EH3 का कंपाउंड बनाएगा. क्या क्या बनाएगा EH3 का कंपाउंड, NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3. ठीक है, सब पे लोन पेयर होगा. लोन पेयर सब पे होगा. तो इसमें हमारा क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, ये EH3 का कंपाउंड का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है. तो सबसे पहले इसमें हो सकता है टॉप टू बॉटम. इसमें क्या हो सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, या बॉन्ड एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, लुईस बेस स्टेबिलिटी, लुईस बेस स्ट्रेंथ एंड बाउंड एंगल. टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रहा है टॉप टू बॉटम, तो तुम्हारा बॉन्ड एंगल भी क्या हो रहा है, वो घट रहा है. बॉन्ड एंगल भी घट रहा है. बॉन्ड स्ट्रेंथ क्यों घट रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग पुअर हो रहा है. यहाँ पर क्या है, 2p 1p ओवरलैपिंग है. यहाँ पर 2p 1p ओवरलैपिंग है. 2p 1p ओवरलैपिंग. यहाँ पर 3p 1p ओवरलैपिंग है. यहाँ पर 4p 1p ओवरलैपिंग है. यहाँ पर 5p 1p ओवरलैपिंग है और यहाँ पर 6p 1p ओवरलैपिंग है. तो टॉप टू बॉटम ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, पुअर हो रहा है. ये स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है. यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग है. स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग से क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ तगड़ा होगा, थर्मल स्टेबिलिटी भी अच्छा होगा, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा.
ठीक है। और बॉन्ड एंगल तुम्हारा भी अच्छा होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 107 डिग्री होगा, वो मैं भी डिस्कस कर रही हूँ। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, लुईस बेस स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल सब डिक्रीज कर रहा है। टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, लुईस बेस स्ट्रेंथ हो गया, बॉन्ड एंगल हो गया। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। अब चलते हैं हम रेड्यूसिंग कैरेक्टर पे। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? रेड्यूसिंग पावर, रेड्यूसिंग पावर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, और रिएक्टिविटी भी इंक्रीजेस। रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज कर रहा है? बिकॉज टॉप टू बॉटम जाने से थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रहा है, तो रिएक्टिविटी क्या होगा? पुअर ओवरलैपिंग है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओवरलैपिंग पुअर है, पुअर ओवरलैपिंग। पुअर ओवरलैपिंग से क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, वीकेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है पुअर ओवरलैपिंग से। तो जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाता है तो हमारा रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, रिएक्टिविटी हमारा इंक्रीज कर जाता है टॉप टू बॉटम। और रिड्यूसिंग पावर क्या होता है? हाइड्रोजन देने की क्षमता। तो यहाँ पर टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज करता है। यहाँ पर ओवरलैपिंग स्ट्रांग होने के कारण क्या हो रहा है? ये अपना आसानी से H प्लस नहीं दे पा रहा है, H नहीं दे पा रहा है, ठीक है। ये अपना हाइड्रोजन अपना आराम से H नहीं दे पा रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर क्या है? सबसे वीकेस्ट है, इसका सबसे वीकेस्ट है, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ये। तो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? हमारा रिड्यूसिंग पावर, रिएक्टिविटी सब इंक्रीज कर रहा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, लुईस बेस स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एंगल सब डिक्रीज कर रहा है टॉप टू बॉटम। लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस होने से क्या होता है? लुईस बेस स्ट्रेंथ टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? लुईस बेस से लोन पेयर का डोनेशन। लुईस बेस का मतलब क्या होता है? लोन पेयर डोनेशन, लोन पेयर डोनेशन। NH3 लोन पेयर को अच्छा डोनेट कर सकता है, ठीक है। NH3 इज ए गुड लुईस बेस, NH3 गुड लुईस बेस है, लुईस बेस है, बिकॉज साइज इसका कम है, साइज कम, चार्ज डिस्पर्शन कम, चार्ज डिस्पर्शन कम, और लुईस बेस स्ट्रेंथ, लुईस बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर। तो ये कंडीशन है लुईस बेस। NH3 गुड लुईस बेस है बिकॉज उसका साइज कम है, चार्ज डिस्पर्सन है कम है, लुईस बेस स्ट्रेंथ ज़्यादा है। जैसे कि अगर कोई ये एक हमारा साइज है, अगर हमारा NH3 का साइज ये होता है और कोई एक हमारा दूसरा साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, उसका ये साइज है, तो चार्ज का डिस्पर्सन क्या है? कितना यहाँ पर चार्ज का डिस्पर्सन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पर डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पुअर है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पुअर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इजी है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी, ठीक है। तो NH3 गुड लुईस बेस है क्योंकि उसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने के कारण क्या हो रहा है? चार्ज का डिस्पर्सन नहीं हो रहा है, ठीक है। और लुईस बेस स्ट्रेंथ अच्छा है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाइड्राइड रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो चलते हैं, तो हम इसको समझ लिया आप लोगों ने, इसका मतलब क्या होता है। तो जिसका साइज छोटा होता है उसमें चार्ज का डिस्पर्सन कम होता है। साइज छोटा होने से क्या होता है? चार्ज का डिस्पर्सन कम, चार्ज का डिस्पर्सन कम होगा,
और यहाँ पर देखिए ये चार्ज का डिस्पर्सन ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर चार्ज हो सकता है, लेकिन चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। यहाँ डिस्पर्सन ज़्यादा है, डिस्पर्सन ज़्यादा है, और यहाँ डिस्पर्सन कम है, डिस्पर्सन कम। तो लुईस बेस अच्छा, डोनेशन अच्छा। तो ये था हमारा लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सा पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड। ये है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, ये फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का पीरियड है ये, और ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। हाइड्रोजन कौन से पीरियड का है, 1p फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। तो ये 2p 1p ये लिखा है मैंने, 3p 1p, 4p 1p, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ फर्स्ट पीरियड का और ये फोर्थ पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड। अब चलिए कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं हम लोग, कुछ एक्सेप्शंस। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस, इस एक्सेप्शंस को तैयारी करना। एक्सेप्शंस हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, boiling point is directly proportional to molecular size, molecular size, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑर्डर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। अगर मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, लार्ज मॉलिक्यूलर साइज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो उतना हीट ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। तो यहाँ पर ऑर्डर याद रखना है, pH3 लेस देन ASH3 लेस देन NH3 लेस देन SBH3 लेस देन BiH3, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर हो रहा है। पहले क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन देख सकते हैं, नाइट्रोजन जो है हमारा कौन सा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। होना चाहिए था नाइट्रोजन को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजन shows NH3 shows hydrogen bonding, its molecular size increases, तो नाइट्रोजन को होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन नाइट्रोजन है यहाँ पे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इस एक्सेप्शंस को हम लोग को याद रखना है। फिर ऐश्वर्या ने सब बताया, फिर ऐश्वर्या ने सब बताई, फिर ऐश्वर्या ने सब बताई। तो इस तरह से हम लोगों को ऑर्डर याद रखना है इसका। मेल्टिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबको पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं।
मेजरली इस पर होता है, और भी क्या तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, मेजरली हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि हाइड्रोजन का जो बॉन्डिंग होता है वो इस तरह से होता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे की तरफ, जिसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा वो किस पर निर्भर करता है, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, ये क्रिस्टल लैटिस एनर्जी पर निर्भर करता है। इसका ऑर्डर कैसे याद रखना है, इसमें भी एक्सेप्शन है, pH3 लेस देन ASH3 लेस देन SbH3 लेस देन BiH3 लेस देन NH3। तो हम लोगों को इस तरह का ऑर्डर याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा ये मेल्टिंग पॉइंट जनरली मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम increases, but here it shows exceptions, इसमें exceptions वो करता है। तो हम लोगों को ये ऑर्डर याद रखना है। फिर ऐश्वर्या सब बताई ना, फिर ऐश्वर्या सब बताई नेहा को, इस तरह से याद रखना है नेहा को। फिर ऐश्वर्या सब बताई नेहा को, फिर ऐश्वर्या सब बताई, फिर ऐश्वर्या सब बताई नेहा को। तो याद रखना, फिर ऐश्वर्या सब बताई नेहा को। तो जनरली मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ पर इट शोज एन एक्सेप्शन, इट डिपेंड्स ऑन क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो हम लोगों ने रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन में हाइड्राइड का देखा, NH3 APH3 ASH3, उसका कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा, थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, लुईस बेस स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल, रेड्यूसिंग पावर, रिएक्टिविटी। और लुईस बेस क्या होता है वो मैंने डिस्कस किया, एक्सेप्शंस डिस्कस किया, एक्सेप्शंस को याद रखना। फिर ऐश्वर्या ने सब बताई, और फिर यहाँ पर दूसरा एक्सेप्शन मेल्टिंग पॉइंट है, फिर ऐश्वर्या सब बताई नेहा को। दो ऑप्शन हम लोगों को याद रखना है। चलते हैं अब हम लोग ड्रैगो रूल की तरफ। फिर ड्रैगो रूल क्या होता है, ड्रैगो रूल। तो ड्रैगो रूल, जिसमें ये ड्रैगो रूल है, ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करता है कि इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन, कोई भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्यों नहीं होता है, तो उसको ड्रैगो रूल बताता है। तो ड्रैगो रूल जनरली हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 के केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पर हम लोग कुछ एक्सेप्ट्स देखेंगे कि इसमें ड्रैगो रूल कैसे लगाना। तो ये ड्रैगो रूल बताता है कि why certain compounds do not show hybridization, do not show hybridization, why certain compound do not show hybridization। तो ड्रैगो रूल बताता है कि कोई भी ऐसा कंपाउंड क्यों नहीं दिखाता हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स। ठीक है, बिकॉज ऑफ participation of pure orbitals,
ठीक है। तो सर्टेन कंपाउंड इसलिए दिखाता है बिकॉज ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्योर ऑर्बिटल्स। अब हम इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ड्रैगर रूल्स से हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि कैसे लगाना ड्रैगर रूल। सबसे पहले ड्रैगर रूल में क्या करना पड़ता है कि सेंट्रल एटम शुड बी फ्रॉम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट रूल पॉइंट क्या क्या है कि सेंट्रल एटम should be from group 15, group 16 and group 17। ठीक है। दूसरा रूल ये बोलता है कि the central atom should be from third period or higher, should be third period or higher। और तीसरी बात ये बोलता है कि सेंट्रल एटम should have lone pair, चौथा बात ये बताता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सराउंडिंग एटम should be less than 2.5। तो तभी हम ड्रैगर रूल लगा सकते। तो ड्रैगर रूल में हमें कंडीशंस याद रखना है कि सेंट्रल एटम जो होना चाहिए वो ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 होना चाहिए। शुड बी फ्रॉम थर्ड पीरियड और हायर, शुड हैव लोन पेयर एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम शुड बी लेस देन 2.5। राइट। तो हमारे पास ये कंडीशन है। तो इसमें कैसे करना हम लोगों को यहाँ देखिए, ये रूल हम लोगों ने सीख लिया। अब चलते हैं हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। तो इसमें बोल रहा है कि सेंट्रल एटम शुड बी फ्रॉम ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17। तो ग्रुप 15 का एटम्स क्या क्या? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। यहाँ है ओल्ड स्टाइल से टीपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ पर है फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। तो यहाँ पे क्या है, ये किस पर लागू होगा? ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17 पर। और सेंट्रल एटम शुड बी फ्रॉम थर्ड पीरियड। ये तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड। ये भी सेकंड पीरियड है, ये भी सेकंड। यहाँ से थर्ड पीरियड चालू है, तो हमारा लागू यहाँ से होगा, यहाँ से लागू होगा ड्रैगर रूल, यहाँ से लागू होगा। अगर हम बनाते हैं कोई कंपाउंड, जैसे कि ग्रुप 15 का कंपाउंड बनाते हैं, तो NH3, PH3, ASH3, SbH3, बिस्मुथ हाइड्राइड। इसका जो ये लोन पेयर है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे ऐसे ऐसे। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना है? sp3 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 107 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल, 107 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। इसका होता है 92, 91, 90। जनरली बिस्मुथ को हम लोग लेते नहीं है, इसको हटा दीजिए।
तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ग्रुप 16 एलिमेंट लेते हैं, इसका क्या लिखेंगे, H2O, H2S, H2SC, H2T, पोलोनियम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, वाटर का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, HOH, 2 लोन पेयर, ये भी sp3 है, इसका भी 92 बॉन्ड एंगल, 91, 90, जनरली ये नॉर्मली होता है, इसका 104.5 होता है, 4.5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल हो रहा है लगभग सारे एलिमेंट का सेम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेम हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक सेम हो रहा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो इसका नो हाइब्रिडाइजेशन, इसका भी नो हाइब्रिडाइजेशन, बिकॉज प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है इसका। ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जिसको sp3 बोलते हैं, ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। यहाँ पर प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल। तो यहाँ पर भी वही रीजन है, सेम रीजन है। नो हाइब्रिडाइजेशन बिकॉज ऑफ प्योर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल, सेम रीजन। यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू ड्रैगो रूल है, तो इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। PH3 H3 का, SH3 का, इस सबका कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, नो हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रैगो रूल। अब हम लोग दूसरा कैटेगरी पढ़ते हैं, जिसमें रिएक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या है तो जब हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट, यानी कि E जो है हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि ये 2 ऑक्साइड बनाएगा। E2O3 भी बना सकता है, E2O5 भी बना सकता है। डिपेंड करता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो E2O3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, +3, और E2O5 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +5 है, राइट, +5 और +3 है। तो चलते हैं E2O3 का क्या क्या कंपाउंड बना सकता है ये E2O3 का, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। ठीक है, तो E2O3 का क्या क्या कंपाउंड बन सकता है, N2O3 बन सकता है, P2O3 बन सकता है, AH2O3 बन सकता है, Sb2O3 बन सकता है, बिस्मुथ Bi2O3 बन सकता है। देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक चलना है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक। यहाँ पर लिखता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड वो क्या होता है, एसिडिक, एंड मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक, इज बेसिक। तो टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है हमारे पास, ये नॉन मेटल है तो एसिडिक कैरेक्टर हमारा क्या हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, और
बेसिक स्ट्रेंथ हमारा बढ़ रहा है क्योंकि मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग। ये मेटल है, मेटल है, तो ये क्या हो रहा है हमारा, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब मेटालिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज करेगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा क्योंकि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, नॉन मेटल से मेटल की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। ठीक उसी तरह हमारे पास E2O5 का कंपाउंड क्या क्या बनेगा, E2O5 का क्या क्या कंपाउंड बनेगा, E2O5 का क्या क्या कंपाउंड बनेगा, नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब, भिखारी। ठीक है, इसका क्या क्या कंपाउंड बनेगा हमारे पास, P2O5 बनेगा, N2O5 बनेगा, N2O5 बनेगा, N2O5 बनेगा, P2O5 बनेगा, AH2O5 बनेगा, SB2O5 बनेगा और Bi2O5 बनेगा, Bi2O5 बनेगा। ठीक उसी तरह नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक एंड मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक, मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक। तो यहाँ से क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, and metallic character increases, metallic character increases। ठीक है, तो ये था हमारा ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। इसमें हम लोग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमारे पास कंपैरिजन करने के लिए आ जाए एसिडिक स्ट्रेंथ का, कि एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर कंपैरिजन करने आ जाए कि स्ट्रेंथ का, कि E2O3 और E2O5 में सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +3 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो ये हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब चलते हैं कुछ एम्फोटेरिक बेसिक एसिडिक ऑक्साइड को देखते हैं कि क्या क्या होता है हमारे पास। जैसे कि एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास क्या क्या है, एसिडिक ऑक्साइड हमारे पास क्या क्या है, N2O5, N2O3, N2O5 and P2O3 and P2O5, ये हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड है। दूसरा हमारे पास क्या है, एम्फोटेरिक कौन होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर। क्या क्या हो सकता है हमारे पास, AH2O5, AH2O3 हो सकता है हमारे पास, AH2O5 हो सकता है एंड SB2O3 हो सकता है एंड SB2O5 हो सकता है। ठीक है, हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का कौन कौन सा हो सकता है, बेसिक स्ट्रेंथ का बेसिक कौन कौन हो सकता है हमारे पास, बेसिक Bi2O3 एंड Bi2O5। तो ये हमारा ऑर्डर है, इसको ध्यान रखना है कि एसिडिक ऑक्साइड कौन है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ऑर्डर हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है,
और ये वाला ऑर्डर याद रखना है हम लोगों को। तो ये था हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब चलते आगे हम लोग। अब तीसरा हमारे पास है, तीसरा केस जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। तो ये ग्रुप 15 का एलिमेंट जब कंबाइन करता है किसी हैलोजन से तो ये बनाता है EX3 या EX5। X यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड बनाता है। तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये केवल NCl5 और NX5 नहीं बनाता, एक्सेप्ट NCl5 नहीं बनाता, does not accept NCl5 और NX5 because non availability of vacant d orbital। तो NCl5 नहीं बनाया जाता। ठीक है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में 2D नहीं होता है, थर्ड पीरियड से हमारा 3D, फोर्थ पीरियड से 4D सब स्टार्ट होता है। 2D नहीं होता, 2P तक होता है, इसीलिए ये नहीं बनाता। इससे पूछा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इससे पूछा जाता है कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे निकाला जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर तो कोवेलेंट कैरेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, वो है निकालने का तरीका फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या बोलता है कि स्मॉलर कटाइन एंड लार्जर अनाइन यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। यही हमारा ये इसका रूल है कि स्मॉलर कटाइन और लार्जर अनाइन होने से क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारे पास NCl3 है, हमारे पास PCl3 है, हमारे पास AsCl3 है, हमारे पास SbCl3 है, हमारे पास BiCl3 है। तो स्मॉलर कटाइन देखते हैं, लार्जर अनाइन को देखते हैं पहले। ये Cl- अनाइन है, ये अनाइन है, ये अनाइन है, अनाइन तो सेम है। अब कटाइन की तरफ चलते हैं। कटाइन हमारा क्या है, सबसे छोटा यही है, स्मॉलर कटाइन। फिर ये बड़ा है उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो स्मॉलर कटाइन एंड लार्जर अनाइन हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अनाइन तो सेम है, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट कटाइन यही है, ठीक है। तो ये हमारा था स्मॉलर कटाइन और लार्जर अनाइन का केस। ठीक है, उसी तरह अगर हम देखें, चार्ज मोर होता है तो भी हमारा क्या होता है, चार्ज मोर होने से भी हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर मोर होता है। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन हमारा, ये तो पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या है, चार्ज मोर, कोवेलेंट कैरेक्टर मोर। तो जैसे कि हमारे पास ये कंपाउंड है, EX3 है, EX5 है, इसका चार्ज कितना है, +5 है, इसका चार्ज कितना है, +3 है। चार्ज कहाँ से आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर से आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस कोवेलेंट हो जाएगा।
और EX5 ज़्यादा कोवेलेंट हो जाएगा, तो मोर कोवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, EX5 हो जाएगा। तो ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ही बनता है सवाल, और जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं PCl3, PCl5, ये भी बनाता है, ये सब भी कर सकते हैं, वो आसानी है, ठीक है। स्मॉलर कैटायन एंड लार्जर एनाइन, ये हमारा केस था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब चलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल्स। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल कैसे करेंगे, तो हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें जैसे कि रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल कैसे करता है, ये हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। ये मेटल से जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है E2M3। पहले मेटल्स को लिखा जाता है, तो M3E2, ठीक है, M3E2। तो इसमें दो ही कंपाउंड पॉसिबल है। इसमें कौन कौन कंपाउंड पॉसिबल है हमारा, कैल्शियम Ca3N2 और Ca3P2, ये दो कंपाउंड पॉसिबल है हमारा। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम नाइट्राइड, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड, फॉस्फाइड, ठीक है। तो जब ये टूटता है तो कैसे टूटता है, 3Ca2+ और 2P3-, ये कैसे टूटेगा, 3Ca2+, 2N3-, ठीक है। इसमें ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -3 हो जाएगा। जैसे हमारे पास कैल्शियम Ca3N2 है, हमको ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, N का निकालना है। कैल्शियम का हमें पता है कि +2 होता है, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 2 × 3 प्लस 2x, इसको x ले लेते हैं, 2x = 0, तो 2x = कितना हो जाएगा, -6, x = -3। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका, ठीक है, राइट। तो ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। अब चलते हैं आगे की तरफ, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ डाइनाइट्रोजन, ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन देखते हैं इसको कैसे बनाना है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन। यहाँ पर ये सब इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के केस में प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्राइड को हीट करेंगे। NH4 NO2 को जब हीट करेंगे तो वी गेट N2 + 2H2। तो इसको याद करने का कैसे तरीका है इसका, 2N यहाँ पर है, 2N यहाँ पर है, तो वो 2N निकाल दिया आपने। H4 और O2 है, तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो वाटर ही निकालना है इसका, ठीक है। एंड इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है। जब अमोनियम क्लोराइड का हम लोग NaNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट, इसको नाइट्राइट, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट।
तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस NO2 माइनस NH4 प्लस NaCl प्लस माइनस को जोड़ देंगे तो Na और प्लस Na प्लस और Cl माइनस NaCl हो जाएगा और ये NH4NO2 हो जाएगा, NH4NO2 फर्दर टूट जाएगा किसमें, N2 प्लस 2H2 में। तो हमें नाइट्रोजन यहाँ पर मिल रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी नाइट्रोजन मिल रहा है। तो इस मेथड से हम लोग अमोनियम नाइट्राइड के मेथड से एंड अमोनियम क्लोराइड को सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्रोजन हमें मिल जाता है। तो पहला मेथड ये है। और दूसरा हमारे पास क्या रिएक्शन है इसका तो ये पहला रिएक्शन है, इसको पहला रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा रिएक्शन है अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करेंगे, अमोनियम डाइक्रोमेट को जब हीट करेंगे, हीटेड, तो ये क्या बनेगा देखिए, इसको बोलते हैं NH4 Cr2O7। तो जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, Cr2O3 प्लस क्रोमियम ऑक्साइड पहले निकालेंगे Cr2O3 और जितना भी बचा पहले, फिर नाइट्रोजन निकालेंगे, अब जितना भी बचा पानी निकाल देंगे, पानी 4H2O। यहाँ पर 2 नाइट्रोजन निकल जाएगा, यहाँ देखिए 2 नाइट्रोजन यहाँ से निकलेगा, Cr2O3 निकाल देंगे, Cr2O3 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन बचा और इधर 8 है तो 4 दूनी 8 वाटर निकाल देंगे और नाइट्रोजन निकाल देंगे। तो इसका कलर पूछा गया था कि इसका कलर क्या होता है क्रोमियम ऑक्साइड का, तो इसका कलर क्या है, ग्रीन है, इसका ग्रीन कलर है, ठीक है। और ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे और रिएक्शंस पढ़ना है मुझे। अब तीसरा रिएक्शन हमारे पास है फॉर अल्ट्रा प्योर N2, फॉर अल्ट्रा प्योर N2। अल्ट्रा प्योर N2 के लिए क्या करना पड़ेगा, अजाइड के साथ कैसे रिएक्शन करना वो बता रहा हूँ। मेटल अजाइड को जब हीट करेंगे, मेटल अजाइड को जब हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, मेटल्स बनेगा प्लस नाइट्रोजन रिलीज करेगा। तो हमारे पास अजाइड ग्रुप किसको बोलते हैं, अजाइड ग्रुप। सबसे पहले अजाइड समझते हैं कि क्या होता है। अजाइड जो होता है N3 माइनस होता है। N3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड माइनस प्लस माइनस, ये अजाइड है, हमारा कंडीशन है। तो जैसे कि हमारे पास सोडियम अजाइड है, तो सोडियम अजाइड रिएक्ट करेगा, सोडियम अजाइड, इसको बोलते हैं NaN3, NaN3। तो ये कैसे टूटेगा, मेटल्स प्लस नाइट्रोजन। एक बेरियम अजाइड होता है, बेरियम अजाइड होता है, ये टूटता है BaN3(2), ये टूटेगा Ba प्लस N2, इस तरह से टूटेगा हमारा बेरियम अजाइड। तो अल्ट्रा प्योर N2 के लिए मतलब एक्स्ट्रा प्योर, अल्ट्रा प्योर का मतलब क्या, हद से ज़्यादा प्योर। तो अगर हमको हद से ज़्यादा प्योर निकालना है तो अजाइड ग्रुप कंडीशन लेना होगा, अजाइड का मेटल अजाइड लेना, उसको हीट करेंगे तो ये मेटल प्लस नाइट्रोजन में टूटेगा। तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइनाइट्रोजन, प्रॉपर्टीज़ डाइनाइट्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन को कैसे करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन जो होता है वो इनर्ट नेचर का होता है, नाइट्रोजन इज इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर नॉन रिएक्टिव होता है बिकॉज
because of high dissociation energy क्योंकि इसके बाद 3 बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड, और ये 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये इनर्ट होता है। तो दूसरा हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। जैसे हमारे पास कोई भी मेटल हो, वो अगर नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है और ये हीट करने के बाद ये क्या बनाएगा, मेटल नाइट्राइड बनाएगा, मेटल नाइट्राइड। मेटल नाइट्राइड को जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे ये क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा प्लस NH3 बनाएगा, NH3 प्लस हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। तो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई मेटल है, लिथियम है, इसका नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करें तो ये क्या बनाएगा, Li3n बनाएगा, Li3n। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिथियम का कितना है, +1 है, और ये 3- है। जब इसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे ये क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। दूसरा हमारे पास मेटल का एग्जाम्पल है, Mg के साथ अगर हम लोग कराते हैं MgN2 को तो ये क्या बनाएगा, Mg3N2 बनाएगा, Mg3N2 बनाएगा। इसको हीट कर रहे हैं इसके साथ, और इसका वाटर के साथ अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो ये क्या बनाएगा, MgOH2 प्लस NH3 बनाएगा। तो ये था हमारा रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। तीसरा हमारे पास पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉपर्टीज है हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में क्या होता है, हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये बनाता है हमारे पास 2NH3। इसमें टेम्परेचर होता है 773 K और कैटलिस्ट होता है हमारे पास Fe, कैटलिस्ट होता है, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट इस तरफ है तो ये इसका डेलेज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक। इसमें पूछा क्या जाता है कि इसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बने तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। अगर देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को हाई करता हूँ, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात करना है हम लोग को। ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल जो इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल, उसी से हम लोग इसका फेवरेबल कंडीशन निकालते हैं, ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल के अनुसार अगर हम इस सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये टेम्परेचर हीट इसको देगा और रिएक्शन क्या होगा, हमारा बैकवर्ड मूव करेगा, रिएक्शन हमारा बैकवर्ड होगा, जो कि हम लोगों को चाहिए नहीं, क्योंकि हम लोगों को क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कंडीशन हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, कंडीशन हम लोगों को ये रखना पड़ेगा, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो। अब प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो प्रेशर अगर बढ़ाते हैं, हाई प्रेशर रखते हैं, प्रेशर हाई रखते हैं तो क्या होगा, तो प्रेशर हाई हमारा किस तरफ होगा, अगर प्रेशर हाई करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होगा जिस तरफ, तो इस तरफ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स को घटाने का कोशिश करेगा, तो ये जाएगा फॉरवर्ड। तो ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल में यही बोलता है कि अगर कोई सिस्टम में आप प्रेशर डाल रहे हैं तो वो इस तरफ मूव करेगा ताकि प्रेशर रिड्यूस हो जाए, ठीक है। तो प्रेशर रिड्यूस किस तरफ हो रहा है, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 1 4 मोल्स है, तो ये उस तरफ प्रेशर मूव करेगा,
उस तरफ रिएक्शन मूव करेगा जहाँ प्रेशर, जहाँ नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहा है। तो प्रेशर हाई और लो टेम्परेचर हमारा फेवरेबल कंडीशन है। चौथा हमारे पास रिएक्शन है बर्कलैंड-हाइट प्रोसेस। क्या है? बर्कलैंड-हाइट प्रोसेस। बर्कलैंड-हाइट प्रोसेस, बर्कलैंड-हाइट प्रोसेस। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर N2 और O2 आपस में रिएक्ट करके, यह रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये 2NO बनाता है। ये हमारा क्या होता है, एक्सोथर्मिक नहीं एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डेल H क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डेल H पॉजिटिव, और ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या हो सकता है इसके लिए? ठीक है, तो अगर यहाँ पर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं, तो रिएक्शन हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड मूव करेगा। तो टेम्परेचर हाई पहला कंडीशन है। प्रेशर पर बताइए, प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स जहाँ घटेगा या बढ़ेगा, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग को मूव करना है। तो यहाँ पर नंबर, ये गैसियस प्रोडक्ट है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 2 है और यहाँ पर भी नंबर ऑफ मोल्स 2 है। 1 मोल ये है और 1 मोल ये है, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर है। तो प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट, क्योंकि प्रेशर जो है हमारा नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। हैज़ नो इफेक्ट बिकॉज डेल एन जी समझते हैं, इक्विलिब्रियम में सिखाया गया होगा, डेल एन जी यहाँ पर 0 है। डेल एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, गैसियस प्रोडक्ट, तो हमारा 0 हो रहा है। तो प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शंस बिकॉज डेल एच इज, बिकॉज द नंबर ऑफ मोल्स इज सेम, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये फेवरेबल कंडीशन हम लोगों को ध्यान रखना है, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ नो इफेक्ट। चलिए प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पर चलते हैं। अमोनिया, अमोनिया का प्रिपरेशन सबसे पहला फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हमारे पास है फ्रॉम यूरिया। यूरिया से पहले बनाते हैं इसको। यूरिया से हम लोग बनाएंगे अमोनिया, NH2CO NH2 का अगर हम लोग वाटर से ट्रीटमेंट करते हैं, ये है यूरिया, तो ये बनाएगा अमोनियम कार्बोनेट, NH4 2CO3, इसको बोलते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट जब इसको हीट करते हैं अमोनियम कार्बोनेट को, तो ये हमारा क्या क्या कंपाउंड बनाएगा, 2NH3 देगा, CO2 देगा प्लस वाटर देगा। ठीक है, ये पहला मेथड है जिससे हम लोग अमोनिया बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं, जहाँ से फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट से, फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम सॉल्ट का अगर रिएक्शंस कराते हैं तो NH4Cl से NH4Cl प्लस NaOH, तो ये क्या कंपाउंड देगा, Na प्लस OH माइनस से तोड़ सकते हैं, NH4 प्लस Cl माइनस से तोड़ा, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ, NH4OH इसके साथ जाएगा और ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, NH4OH और ये बनेगा NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस अमोनिया, या तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्वस अमोनिया क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, NH3 प्लस H2O, तो ये NH4OH बनाता है, ये NH4OH बनाता है, इसलिए NH4OH को हम लोग बोलते हैं एक्वस अमोनिया।
और अगर दूसरा मेथड से हम लोग को बनाना है अमोनिया, तो ये हमारे पास क्या है, NH4 अमोनियम सल्फेट। जब अमोनियम सल्फेट का रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो प्लस माइनस यहाँ पर भी खेलना, प्लस ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस के साथ जब खेलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास NH4OH बनेगा और प्लस कैल्शियम सल्फेट बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस अमोनिया, और ये होता है NH3 प्लस H2O, फाइनली देता है NH4OH। ठीक है, तो ये था हमारा अमोनिया का प्रिपरेशन फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। अब चलते हैं आगे, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया क्या क्या हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि ये एक कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग है, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग है, दूसरा इसका रिएक्शन विद सॉल्ट है, रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। क्या हो सकता है इसका रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट, जैसे हमारे पास ZnSO4 है, ये रिएक्शन कर रहा है NH4OH के साथ, एक्वस अमोनिया के साथ, तो ये प्लस माइनस खेलेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये बनेगा ZnOH होल ट्वाइस प्लस NH4 प्लस माइनस खेलने के बाद ये Zn जिंक हाइड्रोक्साइड है, ये वाइट कलर का होता है, कलर याद रखना। दूसरा रिएक्शन इसका है फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम कराते हैं NH4OH के साथ, एक्वस अमोनिया ये, तो इसका इसमें प्लस माइनस काम नहीं करेगा, इसमें डायरेक्ट क्या करना है, NH4Cl पहले बनाना है और ये बनेगा Fe2O3 डॉट XH2O। इसको हम लोग बोलते हैं, ब्राउन कलर का होता है ये, और इसको बोलते हैं रस्ट, ब्राउन, और ये रस्ट होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना ये वाला रिएक्शंस को, क्योंकि ये प्लस माइनस से नहीं चल रहा है। तीसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे करेगा, या देखिए, ये AgCl के साथ रिएक्शन करेगा, ये AgCl वाइट कलर का होता है, ये इसका रिएक्शन होगा NH4OH के साथ, तो ये बनाएगा टोलेंस रिएजेंट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, क्या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, AgNH3 होल ट्वाइस Cl, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये कॉम्प्लेक्स बना है इसका, कॉम्प्लेक्स, प्लस वाटर निकालना तो वाटर निकाल दीजिए, तो इसको बोलते हैं डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। क्या नाम है इसका, डाई अमोनियम सिल्वर 1 क्लोराइड। तो इसको क्या बोलते हैं, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे ना, तब उसको आपको अच्छे से समझ में आएगा इसका नेमिंग कैसे किया जाता है। अभी फिलहाल ध्यान रखिए, इसको बोलते हैं डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। ठीक है, तो डायमीन सिल्वर 1 क्लोराइड बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस होता है। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसका नहीं है। ठीक है, इसके जगह पर हम लोग और AgNO3 भी ले सकते हैं, वो भी यही काम करेगा। ठीक है, नाइट्रेट हो जाएगा, सिल्वर 1 नाइट्रेट। और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है, वो है कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट जो है हमारा क्या है,
वो ब्लू कलर का है। इसका रिएक्शन अगर हम लोग एक्वस अमोनिया के साथ कराते हैं NH4OH के साथ, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या फॉर्मेशन करता है, CuNH3 प्लस वाटर निकालना है तो वाटर निकाल दीजिए। तो इसका नाम है इसका नाम है हमारे पास, इसका नाम है टेट्रा। 4 है तो टेट्रा बोलेंगे, 2 था तो डाई बोले थे। टेट्रामीन, टेट्रामीन, कॉपर 2 सल्फेट, इसको बोलते कॉपर 2 सल्फेट। इसका दूसरा नाम है स्विट्जर रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको, स्विट्जर रिएजेंट, SC, स्विट्जर रिएजेंट, स्विट्जर रिएजेंट। और इसका कलर क्या होता है, डीप ब्लू होता है। इसका कलर होता है डीप ब्लू। ठीक है, तो जब हम एक्वस अमोनिया के साथ AgCl या CuSO4 का रिएक्शन करते हैं हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट मिलेगा हमें। ठीक है, तो विद दिस हम लोग का अमोनिया कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड की तरफ। नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा नाइट्रिक एसिड का, HON डबल बॉन्ड O और ये हमारा O। यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहाँ पर लोन पेयर है। ऑक्सीजन के बाद 2 लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन के बाद एक भी लोन पेयर नहीं है, ये लोन पेयर डोनेट कर दिया है। और ये हमारा ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर है 2 लोन पेयर है। इस तरह से डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है। इसको, ये स्ट्रक्चर किसका है, नाइट्रिक एसिड का, HNO3। इसका हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है इसका। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, चाइल्ड सॉल्ट पीटर ले, चिली सॉल्ट पीटर, इसको बोलते हैं चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, या इंडियन सॉल्ट पीटर ले KNO3। ये है चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर, और ये है इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर। इसको जब हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो H2SO4 को कैसे तोड़ सकते हैं, H प्लस HSO4 माइनस, K प्लस NO3 माइनस, Na प्लस NO3 माइनस, प्लस को माइनस के साथ, माइनस को प्लस के साथ। तो H प्लस NO3 के साथ जाएगा तो HNO3 बनाएगा, और प्लस NaHSO4 या KHSO4 बनाएगा, KHSO4 बनाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। दूसरा हमारे पास मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या करना होता है, अमोनिया को ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में क्या करना है, NH3 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है। तो ये क्या देगा हमें, NO प्लस वाटर। इसके साथ हम लोगों को जो कैटलिस्ट यूज़ करना है PT प्लैटिनम और रोडियम यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, और टेम्परेचर 500 K और प्रेशर 9 बार। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन होगा वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा, लिमिटेड सप्लाई। ठीक है, तो ये कहाँ से आएगा,
फ्रॉम एयर ही आएगा, लिमिटेड सप्लाई, तो ये NO बनेगा। NO को जब हम लोग ट्रीट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, जब ये ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेंगे तो ये NO2 देगा। NO2 हमारा कौन कलर होगा? ब्राउन कलर होगा। इस NO2 को अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो ये ऑक्सी एसिड देता है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का 2 ऑक्सी एसिड देता है, एक होता है HNO2 नाइट्रस एसिड और एक हमारे पास होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका हम लोग फर्दर अगर हीट करते हैं तो ये हमें देगा NO प्लस HNO3, ठीक है। तो ये हमारा, तो ये NO को हम फिर यहाँ पर से वापस यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं, फिर ये डायरेक्ट बनेगा HNO3। तो ये हमारा कंजर्व हो रहा है, NO हमारा कंजर्व हो रहा है रिएक्शन में। तो ऑस्वाल्ड प्रोसेस में इसी तरह से अमोनिया का प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसका दूसरा मेथड देखते हैं, बर्कलेंड-हाइट मेथड। बर्कलेंड-हाइट प्रोसेस, इसमें भी उसी तरह होता है, बर्कलेंड-हाइट प्रोसेस में भी उसी तरह होता है। यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये 2 NO देगा, बैलेंस पीछे भी पुराने रिएक्शन, पहले वाले रिएक्शन को भी बैलेंस कर सकते हैं आप। फिर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 देगा, ब्राउन कलर गैस होगा, ठीक है, जो हम लोग ऑस्वाल्ड में देख रहे थे उसी तरह। अब ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो HNO2 देगा प्लस HNO3 देगा। HNO2 को जब हीट करेंगे तो ये NO देगा प्लस HNO3 देगा। ये NO को आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं दोबारा, ये NO को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फिर से दोबारा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और हमारा अमोनिया, हमारा नाइट्रिक एसिड मिलता रहेगा। चलिए अब हम लोग इसमें अमोनिया का प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, अब चलिए प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ HNO3, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो देखते हैं, नोट डाउन करते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कराना है इसको। तो इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को कि कौन सा नॉन मेटल लेते हैं हम लोग। आयोडीन, फॉस्फोरस, सल्फर और कार्बन, जैसे याद रखते हैं ना IPS कार्बन, IPS। इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। इसका भी उसी के साथ, इसका भी उसी के साथ, इसका भी उसी के साथ। I2 का करस्पॉन्डिंग एसिड पहले बनाएंगे HiO3। इसका फॉस्फोरस का करस्पॉन्डिंग एसिड क्या होता है? H3PO4। सल्फर का होता है H2SO और कार्बन का होता है H2CO3। H2CO3 बनता है कार्बन का, ये लेकिन टूट जाता है H2O, और क्योंकि ये वीक एसिड होता है ये टूट जाता है H2O प्लस CO2 में। अब बाकी सब में कॉमन क्या रहेगा? वाटर निकाल देना आपको और NO2 निकाल देना, NO2 वाटर सब में निकाल देना, NO2 वाटर, NO2 वाटर, NO2 वाटर, NO2 वाटर। तो इस तरह से याद रखना रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग रिएक्शन विथ मेटल्स के साथ। रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स, रिएक्शन विथ मेटल्स। इसमें जिंक का कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन करना है, जिंक का डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है, इसका कॉपर के साथ रिएक्शन कराना है Cu प्लस कॉन्क HNO3 के साथ, इसका कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन कराना है। तो फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले इस सबका नाइट्रेट निकालना है। सबसे पहले नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पर भी ZnNO3 होल ट्वाइस,
यहाँ पर CuNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पर CuNO3 होल ट्वाइस। अब सब में क्या कॉमन है, वाटर सबका निकालना है, वाटर निकाल दीजिए, वाटर 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 वाटर। अब चेंजेस कहाँ पे होगा वो दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेंट्रेटेड है, तो कॉन्सेंट्रेटेड आपको जहाँ पर भी दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड जहाँ पर भी दिख रहा है वहाँ पर NO2 बना दीजिए, NO2, यहाँ पर NO2, ठीक है। आपको जहाँ पर डाइल्यूट दिख रहा है, यहाँ पर डाइल्यूट दिख रहा है, यहाँ पर डाइल्यूट दिख रहा है, तो इसमें एक में आपको क्या बनाना है, एक में आपको N2O बनाना है, एक में आपको N2O बनाना है, N2O, और एक में आपको NO बनाना है, ठीक है। ये कंडीशन है हमारा, इस कंडीशन पर हम लोग को रिएक्शन ऑफ मेटल्स कराना है। तो कॉन्ग के लिए हम लोग को याद रखना है HNO3, NO2 वाला याद रखना है, कॉन्ग के लिए HNO2, NO2 वाला, और इसके लिए N2 और N2, बस यहाँ पर चेंजेस है, बस यहाँ चेंजेस है, ठीक है। तो इसको रिमेंबर करना है, बस छोटा छोटा चीज़ को रिमेंबर करना है, हो जाएगा सब। अब चलते हैं, लास्ट है हमारा इस सेशन का ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट, वो क्या होता है ब्राउन रिंग टेस्ट? ब्राउन रिंग टेस्ट हम लोग किसके लिए करते हैं? फॉर NO3 माइनस आयन, ठीक है, नाइट्रेट आयन के लिए करते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, NO3 माइनस आयन जो है फेरस आयन को Fe2+ को इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम यह क्या बनाता है, फेरिक बनाता है, Fe3+ बनाता है, प्लस NO बनाता है, NO, और आपको H2O निकालना तो H2O निकाल दीजिए। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, Fe2O+ हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, Fe2O+ हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 से +3 जा रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 दूनी 6, तो इसका 6 हो जाएगा, 6 और +5, तो ये +5 है, ये 6 से जा रहा है 2, इसका रिडक्शन हो रहा है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हुए। तो +5 से +2 जा रहा है और इसमें +2 से +3 जा रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अब ये जो NO आया इसको कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन कराएंगे। हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है FeH2O6, ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, ठीक है। इसका हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं किसके साथ, NO के साथ। जब ये NO के साथ ट्रीटमेंट करेगा तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, उसके जगह पर NO घुस जाएगा, तो FeH2O5 NO प्लस H2O, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन का, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन पूछा जाता है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में। ये एग्जिस्ट एज नाइट्रोसोनियम आयन करते हैं, ये एग्जिस्ट एज नाइट्रोसोनियम आयन, जो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, नाइट्रोसोनियम आयन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1 होता है। अब इससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसका हम लोग को x ले लेते हैं, x5, तो वाटर तो न्यूट्रल होता है तो 0 हो जाएगा, NO का +1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये हमारा +2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये +2 के बराबर हो जाएगा, तो +2 के बराबर हो जाएगा। तो x हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 1 दैट इज +1।
तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहीं पर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जहाँ पर आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है। बाकी आयरन का हम लोग क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर जानते हैं, +2 जानते हैं एंड +3 जानते हैं। +1 भी इस कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में होता है। ठीक है, तो ये था ब्रॉन रिंग टेस्ट। अब चलते हैं रिएक्शन विथ। ऐसा दिखता है कि यहाँ पर देखिए कि जैसे कि ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ब्रॉन रिंग का इस तरह से आपको वेपर मिलेगा, इस तरह से आपको धुआं मिलेगा। तो ये ब्रॉन रिंग टेस्ट इस तरह से निकलेगा आपका। ब्रॉन रिंग टेस्ट, ब्रॉन रिंग जो टेस्ट ट्यूब के ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ये ब्रॉन रिंग हमारा इस तरह का दिखेगा। तो ये ब्रॉन रिंग टेस्ट हमारा इस तरह का होता है। ठीक है, और हम लोगों ने देख लिया कि रिएक्शन ऑफ AU और P2 के साथ कैसे रिएक्शन किया जाता है। एक्वा रिजिया के साथ भी रिएक्शन देख लिया कि एक्वा रिजिया क्या होता है, कंसंट्रेट HNO3 + HCl होता है। HNO3 + HCl आपस में नेसेंट क्लोरीन देता है। ये नेसेंट क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करके ऑरोक्लोरिक एसिड बनाता है HCl के साथ। उसी तरह PT बनाता है, PT हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड बनाता है। तो विद दिस वी कंप्लीटेड आवर सेशन। थैंक यू सो मच। होप आपको सेशन पसंद आया।